This is like a match where you have 6 balls and you have to get 36 runs. एक भी बॉल पे छक्का नहीं गया तो आप आउट हो सकते हो। ताकि वो जो अनएक्सपेक्टेड वाला जो चीज है वो यहाँ पे मॉक्स में ही सिमुलेट हो जाए, एंड जो भी एस्पिरेंट है उसको एग्जाम में अचानक से शॉक ना लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है रिफ्रेम करने की तो भी टेल देम टू रिफ्रेम, या फिर अगर ऐसे लगता है कि क्वेश्चन सही नहीं है तो हम लोग फिर उन्हें दूसरा क्वेश्चन बनाने कहते हैं। हर एक आंसर में कोई ना कोई छोटा फ्लो चार्ट या फिर एक सिंपल डायग्राम हो। अभी आज का जो ट्रेंड है जो 2017-18 से चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। हम सबको ये तो पता होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आउटर पेरिफेरी पे कितने लोग होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेटर्स या टीचर्स जो होते हैं वो आते हैं और उनका ही फेस रिवील होता है। बट बैक ऑफ द स्टेज कितने सारे लोग हैं। किसी एक प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं तो उसमें कितना सारा माइंड यूज़ होता है, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको ओरिजिनेट करते हैं, उसके डेस्टिनेशन तक कैसे लेके जाते हैं, वो सब कभी हम परसीव नहीं कर पाते। आप सबने बहुत बार सुना होगा कि हम आईडीएमपी प्लान या फिर हमारा कुछ टेस्ट सीरीज प्लान चल रहा है जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस की कुछ डेली आंसर राइटिंग की बात करते हैं। अभी तक हमने इसमें बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बट यहाँ पर अभी तक हमने कभी भी इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात नहीं की है। हमने हमेशा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात की है कि इस प्रोग्राम में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इतनी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी क्वालिटेटिव डेप्थ को समझने के लिए आज हम अपने टीम लीड्स के साथ हैं और इनसे हम आज एक खुल के डिस्कशन करना चाहते थे कि व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। हमने क्या सोच के इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं विवेक सर, और अब इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया है और इसके पीछे एक्चुअल में इनका मोटिव क्या था। यस यस, हेलो एवरीवन। सर, इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त और डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ चीजें मेरे दिमाग में थी। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। पूरे प्रिपरेशन में हमको रीड करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। अब एस्पायरेंट्स उनके इनिशियल फेज में जब वो प्रिपरेशन चालू करते हैं तो उन्हें काफी कंफ्यूजन होता है कि हम पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करें या मेंस से स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसमें इशू ये है कि प्रीलिम्स और मेंस में काफी सारी चीजें ऐसी है जो कॉमन है, जिनको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहना पड़ता है। तो इसमें रीड और रिवाइज वाला कंपोनेंट जैसे पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। इनको रीड और रिवाइज तो हम कर ही रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं या प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। बस एक चीज है जो हम नहीं करते हैं इसमें, जब हम अगर हम सिर्फ मेंस कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो शायद हम प्रीलिम्स के एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते। और अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद हम मेंस के आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते। तो रीड रिवाइज वाला कंपोनेंट तो हमारा हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो रिगरस प्रैक्टिस, वो हमारा मिसिंग हो जाता है। जैसे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें हमारे मिस्टेक्स क्या है वो समझ में आती है, हमारे वीक एरियाज कौन से हैं वो समझ में आते हैं। उसके साथ साथ हमारी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं ये भी हमें समझ में आता है। और जब ये चीजें हमें एडवांस में समझ में आती है, जैसे कि अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 3 महीने पहले करूंगा, तो इसमें काफी कट टू कट टाइम हो जाता है। अगर ये चीजें हम एडवांस में करते हैं तो ये सारे मिस्टेक्स, वीक एरियाज, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, इसका असेसमेंट ये हमें पहले ही समझ में आ जाता है और इसके लिए हमारे पास इनफ टाइम होता है। तो इसके ऊपर इंप्रूव करने के लिए हमें एक इनफ टाइम मिल जाता है। दूसरी बात, हम मेंस आंसर राइटिंग की जब बात करते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में लोग काफी रिलक्टेंट होते हैं। वो ये मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हिम्मत नहीं करते। ये सोचते हैं कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं मेंस आंसर राइटिंग चालू करूंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ सारा और जब प्रीलिम्स मेरी क्वालिफाई हो जाएंगी तब मैं मेंस का आंसर लिखूंगा। तो इन सब चीजों में वो काफी प्रोकास्टिनेशन वाले एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं और चीजों को पोस्टपोन कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस द रीडिंग एंड रिवाइजिंग दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू yield एनी रिजल्ट। बिकॉज मैंने कितना पढ़ा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करता है कि मैं कितना ज्यादा लिख पाता हूँ मेंस के एग्जाम में। बिकॉज मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग बट राइटिंग रिलेवेंट थिंग्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर so that our answer address the demand of the question. Hence writing relevant answers in the given time is a matter of practice. यहाँ पे बार बार मैं प्रैक्टिस ये वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो द ब्रॉड पर्पज ऑफ द ओवरऑल प्रोग्राम इज टू कीप अवर स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिस।
बिकॉज एक बार हम प्रैक्टिस के बाहर हो गए मतलब हम कंपटीशन के बाहर हो गए। तो एज लॉन्ग एज हम प्रैक्टिस में हैं हम कंपटीशन में हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू हमें अपने स्टूडेंट्स को कंपटीशन में रखना है, और प्रैक्टिस में रखेंगे और उससे हो हमारे स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे। यही इस प्रोग्राम का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर अच्छा बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने ना बहुत सारे इसके फीचर्स हमने लोगों को बताए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स जो कि बैच लॉन्च करने के बाद हमें लगा कि नहीं ये एक ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरीज किस फील्ड में आ रही हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए अभी तक ऐसे क्या आइडियाज़ हम लेके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम और क्या इसमें कर सकते हैं। इसमें कुछ और कंपोनेंट्स का हमने प्लान किया है जो कि मुझे लगता है कि कंसिडरिंग द क्वेरीज एंड डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स और एक आंसर राइटिंग को और पूरे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को अच्छे से अगर उसके रिजल्ट्स लाने हैं तो उसके लिए कुछ चीजें मुझे रिक्वायर्ड लगती है। वो पहला ये कि रेगुलर बेसिस पे काफी डाउट्स और क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की, बिकॉज कि ये जो बैच है इसमें लार्जली जो वो एस्पिरेंट्स है जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से काफी ज्यादा एस्पिरेंट जो वो न्यू है। तो उनके बेसिक बेसिक डाउट्स होते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में हमें क्या क्या डायमेंशंस को एड्रेस करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा ये भी डाउट्स होते हैं कि जैसे कि हमने इन सभी चीजों को आंसर करने के लिए हमारे मॉडल आंसर तो हमने दिए ही है, बट दूसरा और एक डाउट आता है कि ये मॉडल आंसर्स में हम इसका कैसे यूटिलाइज करें और इससे हमारे आंसर्स में कैसे इंप्रूवमेंट लाए। तो इसके लिए हम कुछ फ्रिक्वेंट बेसिस पे, कुछ रेगुलर बेसिस पे हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें ऐसे डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे जो इमीडिएटली रिजॉल्व करना हमें जरूरी लगता है। तो इसके कुछ 2-2, 3-3 मिनट के छोटे छोटे डाउट स्पेसिफिक वीडियोस बनेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर अपलोड होते रहेंगे। ये है पहला स्टेप हम जो लेने जा रहे हैं, जो इसके पहले हमने इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था या ये पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि हर 15 दिन में हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स के जो 15 दिनों में जो जनरल क्वेरीज है उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे और उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा लाइव सेशन में जो लोग प्रेजेंट रहेंगे उनके भी जो क्वेरीज है वो भी हम रियल टाइम में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि हर हफ्ते में उस पूरे हफ्ते भर में जैसे 5 दिन 5 आंसर्स और हफ्ते के एंड में वीक एंड में 5 क्वेश्चन और उसके 5 आंसर, ऐसे टोटल 10 आंसर्स में से कोई भी दो बेस्ट मतलब जो जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्टेम्प्ररी क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन का वीडियो डिस्कशन होगा कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे लिख सकते थे, कैसे आप इसको इसकी डिमांड को समझ सकते थे। इसको लेके 15 से 20 मिनट का वीडियो हर हफ्ते में हम पब्लिश करते रहेंगे। तो इससे नेक्स्ट लेवल पे बच्चों को थोड़ा सा एक रियल टाइम में आइडिया आती रहेगी और बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है वो 2 वे होता रहेगा। ये हमारा पर्पस है आगे वाले दिनों में। अभी हम बाकी लोगों से भी एक बार बात करते हैं। यहाँ पर रवि किरण जी हैं। रवि किरण जी, अभी जो भी क्वेश्चंस हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से बनाते हैं उसको वो लोग वो ही पूरा देखते हैं, लीड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं सभी को वो। तो उस सेंस में अगर मैं रवि जी से बात करूं कि यूपीएससी जो है ना आजकल के टाइम पर बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम करता है। अभी उसमें क्या होगा कि जब ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव या फिर उसका जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है हमें क्वेश्चन की, वो बहुत डिफरेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। उन क्वेश्चन को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं आज की डेट में, तो हम अपने इस पूरे प्रोग्राम में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या है उसके पीछे कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए या फिर ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए जिससे कि यूपीएससी की एग्जैक्ट डिमांड जो थॉट प्रोसेस वहाँ पर चाहिए होगी वो जनरेट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे विवेक सर के साथ कि कैसे करना है इसको, तो अपन यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो वही अपने को रेप्लिकेट करना है या फिर उसी का मोटिवेशन लेके अपने को आगे बढ़ना है। तो पहली बात तो हमने ये किया था कि यूपीएससी के 2013 से लेकर मतलब जब से ये ट्रेंड चालू हुआ है कि 20 क्वेश्चंस वगैरह, तो उससे जब से स्टार्ट हुआ है तब से सारे क्वेश्चंस हमने एनालाइज किए और एक ब्रॉड 6-7 टाइप के क्वेश्चंस लिए। मतलब शुरुआत के स्टार्ट करें तो एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसका आपको सब कुछ आता रहता है। उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिसका कंटेंट आपको पता होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो अपने को पता नहीं रहता। उसके बाद एक क्वेश्चन रहता है एनालिसिस वाला, जो करंट बेस्ड होते हैं, करंट रिलेवेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकुलेशन की ज़रूरत होती है, एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ये जो पार्ट होते हैं वो स्कोरिंग होता है। अगर हम उसको
करेक्टली हिट कर सके। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चंस टाइप के एक मॉड्यूल तैयार किया, एक टाइप का सेट तैयार किया और उसके हिसाब से हमने अपना क्वेश्चंस बनाने का ट्राई किया था। तो जैसे अपन का ये मॉड्यूल है इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने ये रखा कि फाउंडेशन टू एग्जाम रेडीनेस। तो फाउंडेशन में हम जो की बात करते हैं कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर बेसिक टेक्स्ट जो लक्ष्मीकांत या और कोई इकोनॉमिक्स का बुक है उसको पढ़ के डायरेक्टली अगर हम लिखने बैठे तो हम कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं या फिर पहले अटेम्प्ट में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा टेम्पो भी डाउन ना हो कि मुझे कुछ आता भी नहीं है, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहे कि हमको थोड़ा सा आता है लेकिन थोड़ा नहीं आता तो हमको और प्रिपरेशन करना है। तो ये एक क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेप होना चाहिए आंसर क्वेश्चन फॉर्मुलेशन का। तो ये तो बात हो गई मेंस वाले क्वेश्चंस की। अभी हमें बात करनी है राहुल जी से। राहुल जी, अभी आप जो हैं मतलब ऐसी टीम देख रहे हैं जो कि फाइनली क्वेश्चंस को लोगों तक पहुंचाती है, मतलब आप फाइनल रिव्यू का काम देख रहे हैं और बाकी अपनी पूरी टीम मैनेज कर रहे हैं। तो आप अपने जो टीममेट्स हैं या फिर आप खुद किन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो भी मेरे पास क्वेश्चंस बन के आ गए हैं, आंसर्स मॉडल आंसर्स बन के आ गए हैं, बट स्टिल अभी एक स्टेज बाकी है जब तक हम बच्चों तक ये फाइनल आंसर पहुंचाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपने आप को किस हिसाब से प्रिपेयर करते हो या फिर आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो जिसमें एग्जैक्टली आपको क्या क्या स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करना है, देखना है कि ये इंश्योर है कि नहीं है, आप क्या देखते हो उसमें एग्जैक्टली तब आप किसी भी मॉडल आंसर और क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हो या फिर हमें देते हो जिससे कि हम बच्चों तक उसको दे सकें? तो मैं मेंस के आंसर में यही देखता हूँ कि स्टार्टिंग से ही तो हमने फॉर्मेट जो बनाया है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये तो है ही। उसके बाद हम एक बॉक्स इंसर्ट करते हैं कि हाउ टू अप्रोच द आंसर, और उसमें ओवरऑल आंसर की एक आउटलाइन देते हैं कि कैसे इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे सेंटेंसेस छोटे हैं, सिंपल है, और जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम अपने मेंस के एग्जाम में। उसके बाद हम सब हेडिंग्स वाला पार्ट देखते हैं, मेन हेडिंग्स देखते हैं। ये इसलिए भी कि विवेक सर ने भी हमको एक बार बताया था कि जो 3-4 सालों से मेंस देते आ रहे हैं वो लोग सारा आंसर पढ़ते नहीं या फिर वो पढ़ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए ये रिवीजन करने के लिए इजी जाता है। और उन लोगों के लिए भी जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं वो भी एक बार पढ़ लेते थे, सेकेंड टाइम वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ सब हेडिंग देखेंगे और उनको आइडिया आ जाएंगे कि आगे क्या है। और उसके बाद ये भी देखते हैं कि पैराग्राफ छोटे छोटे हो और 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़े ना हो, और उसके साथ उसमें बहुत सारे डायमेंशंस भी कवर हो। उसके बाद ये भी देखते हैं कि हर एक आंसर में कोई ना कोई छोटा फ्लो चार्ट या फिर एक सिंपल डायग्राम हो जिसको हम एग्जाम में लिख सकते हैं या फिर वो निकाल सकते हैं। डिजिटल फ्लो चार्ट देने से या फिर डायग्राम देने से वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, लेकिन वो एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक हम देखते हैं। उसके बाद ये भी है कि सर क्वेश्चन हमारे इतने अच्छे आते हैं, थोड़ा एनालिटिकल होते हैं, कोई भी इजी नहीं है। मतलब ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और आंसर में डाल दिया और स्ट्रक्चर करके भेज दिया, ऐसे कोई भी आंसर नहीं है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही डिमांड है कि हम जो खुद पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, उसका यूज करके हम लिख सकते हैं, खुद का थिंकिंग करके। अभी ये तो अभी तक हमने बात किया है कि मेंस वाला पोर्शन हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर अभी हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अब प्रीलिम्स वाले पोर्शन पर आते हैं, वहाँ पर रोल आता है रोहित जी का। रोहित जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर जब एमसीक्यू फॉर्मेशन हम लोग करते हैं या फिर एमसीक्यू बनाते हैं, तो हमें पता है कि आज के टाइम पर जो इस एग्ज़ाम का सबसे पहला चरण है, सबसे पहला पड़ाव है, उसको क्रॉस करने के लिए अप्रॉक्सीमेट लोगों का जो टारगेट होता है वो इन बिटवीन 105 से लेके 115 या 120, कुछ भी बोल सकते हैं, 105 से 120 नंबर के बीच में वेरिएशंस के हिसाब से लोग टारगेट करते हैं। कम से कम इतना मार्क्स अगर हमारा आता है तो वो सिक्योर्ड रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम एग्जैक्टली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग इधर उधर के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते नहीं है, तो एग्जाम में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम किन फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं कि हम जब भी एमसीक्यू बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे पुट करते हैं या फिर क्या थॉट प्रोसेस के साथ हम उसको प्रोसीड करते हैं? सर, एमसीक्यू फॉर्मेशन के टाइम पे हमारा 3 लेयरिंग है और हम ये कैंडिडेट को सामने रख के सोचते हैं। और हम उससे पहले जितने भी कम से कम सिर्फ पिछले 10 सालों के नहीं बट 20-22 साल के पेपर्स का एनालिसिस करके
देखते हैं कि किस टॉपिक पे किस हिसाब से यूपीएससी पूछ रहा है, और उसके बाद फिर हम अभी आज का जो ट्रेंड है जो 2017-18 से चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आज की डेट में यूपीएससी का एनालिटिकल और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया है। तो हम क्वेश्चंस 3 लेयर में बनाते हैं या फिर 3 स्टेजेस में आप कह सकते हो। तो उसमें ऐसा होता है कि पहला स्टेज ऐसा होता है जहाँ बेसिक रिवीजन, जहाँ कैंडिडेट को एक बेसिक बुक पढ़नी है और उसको एक बार वो अच्छे से सॉल्व करे, और उसको हम अच्छे से इंटीग्रेट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ, कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है वो भी सामने आए। सेकंड स्टेज में हमारा ये रहता है कि हम उस सब्जेक्ट में थोड़ा और डीप जाते हैं और हम वहां पे फिर कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि वो कितना समझ पा रहा है, कितना एनालिसिस खुद से कर पा रहा है। और थर्ड स्टेज होता है जहां पे हम उसको पूरा ही इंटरडिसिप्लिनरी और करंट अफेयर के साथ मिक्स कर देते हैं, और ये विद टाइम कैंडिडेट एनालिटिकल स्किल डेवलप करता है। और जब वो इस तरह के सवाल पहले से सॉल्व करके तैयार रहता है तो वहां पे फाइनल डे उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो अच्छे से सेल थ्रू कर जाएगा। यहाँ पर सिद्धांत जी भी हैं। सिद्धांत जी से मैं एक बार पूछता हूँ कि जब एज ए क्वेश्चन जब आप एमसीक्यू डेवलप करते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो? जैसे अभी हमें ऑब्वियसली रोहित जी ने तो ऑलरेडी बहुत सारी पॉइंट्स बता दिए, बट जब आप क्वेश्चन खुद डेवलप करते हो तो उस डेवलपमेंट में आप किन किन बातों का ख्याल रखते हो, या फिर क्या पैरामीटर्स आपने डिफाइन कर रखे हैं अपने लिए कि एटलीस्ट दिस इज़ द लिमिट या फिर दिस इज़ द स्टैंडर्ड जिसको हमें एटलीस्ट मीट करना है, इससे नीचे तो आना ही नहीं है? तो वो लिमिट क्या है, वो स्टैंडर्ड क्या है? तो मेरा ध्यान रहता है सर लैंग्वेज पे सबसे पहला। नंबर 2, आजकल सर वो लोग क्वेश्चंस रिसर्च पेपर से उठाने लगे हैं, ऑब्सक्योर सोर्सेज से उठाने लगे हैं। उनको पता है कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड बुक्स एंड उसी में से सब करके आ जाते हैं। सो जैसे कि लास्ट ईयर वो मॉडर्न हिस्ट्री के 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि किसी को भी स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगे, किसी को भी नॉर्मल सोर्सेस में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मल्टीपल बुक्स रेफर करते हैं सर हम लोग फॉर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन, ताकि वो जो अनएक्सपेक्टेड वाला जो चीज है वो यहाँ पे मॉक्स में ही सिमुलेट हो जाए, एंड जो भी एस्पिरेंट है उसको एग्जाम में अचानक से शॉक ना लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। अगर उन्होंने मॉक्स में भी कम से कम ऐसे 10-15 बार मॉक्स देते वक्त ही उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि वहीं पे इन द मोमेंट आपको कुछ लॉजिक निकाल के 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करके एक ऑप्शन में आपको गेस लगाना है ताकि आपके 90 क्वेश्चंस हो जाएं या 85 क्वेश्चंस हो जाएं। तो वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सेट करने के लिए हम लोग मल्टीपल सोर्सेज भी रेफर करते हैं। देन यूपीएससी के कुछ बहुत फेवरेट सोर्सेस हैं जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला पेज, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको सोर्सेस डायरेक्टली, आप अगर वो क्वेश्चन का लैंग्वेज गूगल करोगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाता है कि हिंदू के इस साल के इस महीने के इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आई मेक श्योर दैट एक दिन का मैं हिंदू मिस ना करूं, एंड जो भी मेरे गट मुझे बोले कि यार ये पूछा जा सकता है, ये फ्रेम किया जा सकता है, तो उसको आप फ्रेम करो ही करो ताकि सबके नजर में रहे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन सर एक चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का तरीका, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एंड आपने अपने आप को एक दिलासा दे दिया कि अरे ये तो मुझसे बनता है, ये टॉपिक मेरा कवर्ड है। लेकिन सर दूसरी बात वहां पे आती है कि it's not only the question that you have to solve, it's also the options that you have to go through. So सर ऐसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि बहुत सारे मतलब एक वाइड फील्ड मिले एस्पिरेंट्स को while प्रिपेयरिंग। एंड देन ट्रैप वर्ड्स, लास्ट आता है ट्रैप वर्ड्स। अब यूपीएससी आपको अपनी लैंग्वेज के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप जो जानते हो वो गलत है। आप यहाँ पढ़ के आए होगे कि मैं ये कोल का हम लोग कोल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, लेकिन 2019 का एक क्वेश्चन था, टिल रिसेंटली इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन कोल इंपोर्ट्स बट नाउ इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अब आप वहीं बैठे बैठे, अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ऊपर, तो आप वहीं बैठे बैठे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मैंने क्या पढ़ा था और ये मुझे क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ऐसे बहुत सारे काउंटर स्टेटमेंट्स भी डालता हूँ, मतलब स्ट्रेटेजिकली, नॉट इन एवरी क्वेश्चन, जहां पे कि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ओके शायद ये स्टेटमेंट ही सही है, शायद मैंने गलत पढ़ा। तो उससे क्या होगा, जब वो 2-3 बार 4 बार ऐसे ऐसे जब उनको पता चलेगा कि हमको यहाँ पे फंसाया जा रहा है, मैं जो जानता था वही सही था, मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, तो अगेन वो गट फीलिंग वो ट्रेन करेंगे, अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रेन करेंगे ऐसे बेटर। एंड दिस इज हाउ 4-5 पैरामीटर्स आई टेक केयर ऑफ व्हाइल प्रिपेयरिंग। यहाँ पर अब फाइनली स्वराली आपसे बात होगी हमारी
स्वराली जी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चंस को रिव्यू करती हैं और बाकी टीममेट्स के साथ वो सबको गाइड करती हैं कि फाइनली एमसीक्यूज़ के रिव्यू कैसे करते हैं। तो स्वराली, आप जब इसको देखते हो कि आपके पास सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ सारी चीज़ें आ गई हैं, कि आप क्या चीज़ों को देख के फिर फाइनलाइज करते हो क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आगे जाना चाहिए और ये क्वेश्चन नहीं, अभी ये क्वेश्चन अप टू द मार्क नहीं है, इसको या तो हमें रीफ्रेम करने की ज़रूरत है या फिर कैंसिल आउट करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हम लोग तो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं एंड वी मैच इट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उस लाइंस पे हो मतलब इवन द क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन टॉपिक पूछा है वो, प्लस द ऑप्शन जैसे फ्रेम किए हैं वो। और दूसरी बात आती है एक्सप्लेनेशन पे। तो भले यूपीएससी में मे बी क्वेश्चन के कोई टेस्ट सीरीज से ना आए, बट एक्सप्लेनेशन प्लेज अ बिग रोल। तो एक्सप्लेनेशन एलैबोरेटिव हो, ज्यादा भी उसी क्वेश्चन से लेके ही, पर उसका एलैबोरेशन एक मिनिमल हो, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। और जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है रिफ्रेम करने की तो भी टेल देम टू रिफ्रेम, या फिर अगर ऐसे लगता है कि क्वेश्चन सही नहीं है तो हम लोग फिर उन्हें दूसरा क्वेश्चन बनाने कहते हैं। तो बेसिकली उसका क्वालिटी और उसका एक्सप्लेनेशन और कंटेंट का सही गलत, और दूसरी बात उसकी लैंग्वेज जो यूपीएससी के लाइंस पे हो। तो ये 2-3 चीजें देख के हम लोग फाइनल या रिजेक्ट करना है वो देखते हैं सर। तो ये तो पूरा एक फुल फ्लेजेड डिस्कशन था, और क्लोजिंग स्टेटमेंट में विवेक जी, अगर आपको कुछ कहना है अपने पूरे टीम से और बाकी के जो यंग एस्पिरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि क्या ध्यान रखना चाहिए? हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपने शुरुआत में बोला था कि प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच कैन मेक अस सेल थ्रू दिस एग्जाम। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि प्रैक्टिस किस हिसाब से वो मेंटेन कर सकते हैं? मतलब ये प्रोग्राम की तो अलग चीज है, बट स्टिल ऑन अ सिंगल वे कि वो कैसे अपने एग्जाम में प्रैक्टिस को एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं? इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट। अपना डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे इस साल यूपीएससी क्लियर करना है, दैट्स माय डिटर्मिनेशन एंड आई एम कमिटेड टू इट। ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में 24/7 अगर रहती है तो आपको किसी ने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप पढ़ो, या आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स बिकॉज आपके दिमाग में वो चीजें चल रही है, और आप रेगुलर प्रैक्टिस भी करोगे अगर आप कमिटेड हो तो। और रेगुलर प्रैक्टिस से जो कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि आप चीजों को थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोज करते रहना ये बहुत ही जरूरी है। मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि प्रोक्रास्टिनेशन कि मैं कल करूंगा, इसको बाद में देख लूंगा, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी माइनर माइनर चीजें इस प्रिपरेशन में काउंट होती है। आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की और शायद आप उस दिन कोई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले थे और एग्जैक्टली वही कंसेप्ट आ गया और आपका 0.33 से आपका कट ऑफ से मिस हो गया प्रीलिम्स। और भले ही आपने मेंस की साल भर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है, लेकिन अब आप नेक्स्ट टाइम अगले साल ही मेंस अपीयर कर पाएंगे, इस साल नहीं। तो एक छोटी सी गलती, दिस इज लाइक अ मैच वेयर यू हैव 6 बॉल्स एंड यू हैव टू गेट 36 रन। एक भी बॉल पे छक्का नहीं गया तो आप आउट हो सकते हो। इसीलिए कंसिस्टेंसी ये बहुत ही जरूरी है, आपको हमेशा एक्सेल करते रहना चाहिए, यही मैं बताना चाहूंगा। और हमारे पूरे टीम के तरफ से और पूरे ऑनलेस की तरफ से मैं एस्पायरेंट्स को ऑल द बेस्ट करता हूँ उनके एग्जाम के लिए। और वो अपने अपने जो भी उनके कमिटमेंट्स और डिटर्मिनेशन और जो प्लानिंग है उसमें वो सक्सेसफुल हो, और हम अपने तरफ से जितना बेस्ट दे सकते हैं वो हम देने की हमेशा कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर प्रेजेंस। अभी इस मीटिंग को फिर यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, और फिर फर्दर कंटिन्यूएशन में हम लोग डेफिनेटली बात करते रहेंगे, ऐसे ही और भी मिलेंगे जुलेंगे और जो भी कंसर्न्स होंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।